सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम समझेंगे कैसे एक फ्लावरिंग प्लांट का हर पार्ट रूट से लेकर फ्लावर तक एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, बिल्कुल एक परफेक्टली डिजाइन्ड सिस्टम की तरह। हाँ, और ये सच में एक मास्टरपीस है। सभी नीट एस्पिरेंट्स का स्वागत है इस गहरे विश्लेषण में, जहां आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के उस चैप्टर पर फोकस करेंगे जिससे काफी स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सही कहा आपने। देखो दोस्तों, हमारा आज का मिशन एकदम क्लियर है। हमें इस टॉपिक को और इसके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स को ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, बल्कि हमें इसे लॉजिकली विजुअलाइज करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि बायोलॉजी में फॉर्म हमेशा फंक्शन को फॉलो करता है। अगर आप सब एक सिंपल वीड को ग्राउंड से पुल आउट करें ना, तो अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और अबव ग्राउंड शूट सिस्टम इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये कोई रैंडम स्ट्रक्चर्स नहीं है। मतलब आप इस प्लांट मॉर्फोलॉजी को एक सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कंपनी के डिपार्टमेंट्स की तरह सोच सकते हैं। हर डिपार्टमेंट, जैसे रूट हो गया, स्टेम या लीफ, सबका अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, पर एंड में सब एक ही गोल के लिए वर्क करते हैं। बिल्कुल, और वो गोल है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो चलिए इस प्लांट कंपनी की फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी ग्राउंड के नीचे का वो डार्क हिडन पार्ट जो प्लांट को सॉफ्टली पर फॉर्मली एंकर करता है, द रूट सिस्टम। राइट। रूट का मेन काम तो वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स को मिट्टी से अब्सॉर्ब करना है ना। हाँ, वो प्राइमरी फंक्शन है। अब एनसीईआरटी हमें क्लियरली बताता है कि टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं। जैसे डाइकॉट प्लांट्स में मस्टर्ड का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ हमें टैप रूट सिस्टम मिलता है। इसमें क्या होता है कि सीड का जो रेडिकल है ना, उससे प्राइमरी रूट डायरेक्ट इलोंगेट होती है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पिलर की तरह जो डीप जमीन में जाता है। सही पकड़ा। और फिर इस प्राइमरी रूट से लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं, जिन्हें सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स कहते हैं। ये सिस्टम डीप अंडरग्राउंड वाटर को टैप करने के लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट्स के केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। जैसे वीट प्लांट को ही ले लीजिए। मैं सोच रहा था कि मोनोकॉट्स अपनी इस प्राइमरी रूट को इतनी जल्दी अबैंडन क्यों कर देते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड और उसे फाइब्रस रूट्स रिप्लेस कर देती हैं। अरे, ये इवोल्यूशन का बहुत स्मार्ट मैकेनिज्म है। सोचो, क्या फाइब्रस रूट सिस्टम सरफेस लेवल वाटर को जल्दी अब्सॉर्ब करने के लिए एक बेटर स्पंज की तरह एक्ट नहीं करेगा? अच्छा, मतलब जैसे ही थोड़ी बारिश हुई, वो नेटवर्क तुरंत पानी सोख लेगा। एग्जैक्टली। ग्रासेस और वीट को शैलो टॉप सॉइल से फास्ट वाटर चाहिए होता है। बेस ऑफ स्टेम से मल्टीपल रूट्स अराइज होती हैं, जो मिट्टी को टाइटली बाइंड भी करती हैं। और इसके अलावा एक तीसरा टाइप भी है, एडवेंटिशियस रूट्स। ये वो रूट्स हैं ना जो रेडिकल के अलावा किसी भी और पार्ट से निकल आती हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रास, मॉन्स्टेरा और सबसे क्लासिक एग्जाम्पल बैनियन ट्री। ओ वाह, बनियान ट्री की वो मैसिव हैंगिंग रूट्स, हाँ, वो ब्रांचेस से डायरेक्ट नीचे आती हैं। राइट, उन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। आप अगर हम इस रूट सिस्टम को माइक्रोस्कोपिकली जूम इन करें तो रूट एपेक्स पर 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स मिलते हैं। सबसे आगे होती है रूट कैप। ये एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो डेलिकेट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है जब वो हार्ड मिट्टी में पुश कर रहा होता है। एक प्रोटेक्टिव हेलमेट की तरह। मेक सेंस। उसके ठीक पीछे होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ सेल्स बहुत छोटे होते हैं और इंटेंस डिवीजन करते रहते हैं। कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल असेंबली लाइन। सही कहा। फिर तीसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहां ये सेल्स रैपिड स्ट्रेचिंग करते हैं और रूट की लेंथ बढ़ाते हैं। और फाइनल है रीजन ऑफ मैचुरेशन। और यही वो मैचुरेशन जोन है जहां से एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होकर डेलिकेट रूट हेयर्स बनाते हैं, राइट? ये नीट के लिए एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है दोस्तों। रूट हेयर्स जोन ऑफ मैचुरेशन में होते हैं। बिल्कुल। अब हम हमेशा सोचते हैं कि रूट सिर्फ सपोर्ट और अब्जॉर्प्शन के लिए है, पर प्लांट इनको मॉडिफाई भी कर लेता है। जैसे फूड स्टोरेज के लिए कैरेट और टर्निप, जो कि टैप रूट्स हैं। वेट,
पर स्वीट पोटैटो तो एडवेंटिशियस रूट है ना? हाँ, स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस एडवेंटिशियस रूट्स है जो फूड स्टोर करके स्वेल हो जाते हैं। और एक और क्रेजी मॉडिफिकेशन है राइजोफोरा में, जो स्वम्पी एरियाज में मिलता है। जिसमें रूट्स ग्राउंड से बाहर ऊपर की तरफ आती हैं ऑक्सीजन लेने। एग्जैक्टली, उन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ऑक्सीजन मार्शी सॉइल में नहीं मिलती तो रूट्स ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती हैं रेस्पिरेशन के लिए। नेचर का डिजाइन सच में फ्लॉलेस है। अब रूट्स ने अपना काम कर दिया, पानी अब्सॉर्ब कर लिया, पर इस रॉ मटेरियल को लीव्स तक पहुंचाना भी तो है। तो हमें एक ट्रांसपोर्ट हाईवे की जरूरत होती है, द स्टेम। बिल्कुल, स्टेम बेसिकली सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होती है और इसका मेन फंक्शन लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स को ब्रॉडली स्प्रेड आउट करना है ताकि उनको मैक्सिमम सनलाइट और एयर मिले। ये वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेस कंडक्ट करती हैं। लेकिन स्टेम का एक बहुत डिफाइनिंग फीचर होता है ना? हाँ, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स वो पॉइंट्स हैं जहां से लीव्स अराइज करती हैं और दो नोड्स के बीच का हिस्सा इंटरनोड होता है। यही मेरा एक डाउट है। मतलब हम सब आमतौर पर सोचते हैं कि रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं और स्टेम्स अबव ग्राउंड, पर पोटैटो और जिंजर तो अंडरग्राउंड होते हैं। तो नीट एस्पिरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ये रूट नहीं स्टेम है? ये आम तौर पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पर देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है। आलू या अदरक अंडरग्राउंड होने के बावजूद नोड्स और इंटरनोड्स शो करते हैं। पोटैटो की जो आईज होती है ना, वो एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड्स हैं। ओह, मतलब लोकेशन मैटर नहीं करती। अगर नोड्स और इंटरनोड्स हैं तो वो ऑब्जेक्टिवली स्टेम है। सही पकड़ा। और स्टेम भी बहुत स्मार्टली मॉडिफाई होती है। जैसे ग्रेप्स और गॉड्स में सपोर्ट के लिए स्लेंडर स्पाइरलिंग टेंड्रिल्स बन जाती हैं। और प्रोटेक्शन के लिए सिट्रस और बुगनविलिया में वो हार्ड पॉइंटेड थॉर्न्स बन जाती हैं ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स उन्हें खा ना सकें। हाँ, और एरिड डेजर्ट रीजन्स में तो स्टेम कंप्लीटली शेप शिफ्ट कर लेती है। कैक्टस जैसे प्लांट्स में स्टेम फ्लैट, फ्लैशी ग्रीन स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे फिलोक्लेड कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए होता है ना, क्योंकि उनके लीव्स नहीं होते। एग्जैक्टली। डेजर्ट में ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस बचाने के लिए लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं और स्टेम फोटोसिंथेसिस का हेवी लिफ्टिंग करती है। कुछ स्टेम्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करती हैं, जैसे ऑक्सैलिस और स्ट्रॉबेरी में। तो स्टेम ने हाईवे का काम कर दिया और कैनोपी स्प्रेड कर दी। पर यह सब मेहनत किस लिए? ताकि असल मैजिक हो सके उस फैक्ट्री में जिसे स्टेम ने लाइट की तरफ होल्ड करके रखा है, द लीफ। द अल्टीमेट फूड फैक्ट्री लीफ नोड पर डेवलप होती है और एनसीईआरटी क्लियरली बोलता है कि इसके एक्सिल में एक बड होता है। लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लीफ बेस से लीफ स्टेम से अटैच होती है और मोनोकॉट्स में ये बेस एक शीट बनाता है जो स्टेम को कवर करता है। और लेग्यूम्स जैसे पल्सेस में ये बेस स्वेल हो जाता है, जिसे पुल्विनस कहते हैं। उसके बाद पिटियोल आता है। ये एक स्टॉक है जो लीफ को फ्लटर करने में हेल्प करता है। फ्लटर करने का भी रीजन है ना, हवा में लीफ हिलने से वो कूल रहती है और फ्रेश एयर सरफेस पर आती है। सही बात है। फिर आता है लैमिना या लीफ ब्लेड। इसमें वेन्स और वेनलेट्स का पूरा नेटवर्क होता है। ये वेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करती, बल्कि लीफ को रिजिडिटी भी देती हैं। एक अम्ब्रेला के मेटल रिब्स की तरह जो फैब्रिक को टाइट रखते हैं। बिल्कुल वैसा ही फ्रेमवर्क। अब इस वेन्स के अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स मेश या वेब। और मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन, जहां वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। राइट। अब लीफ सिंपल या कॉम्पाउंड हो सकती हैं। सिंपल लीफ में लैमिना इंटैक्ट रहता है, पर कॉम्पाउंड लीफ में लैमिना के इंसिशंस मिडरिप तक पहुंचकर उसे लीफलेट्स में तोड़ देते हैं। जैसे नीम का पेड़, वहां पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है जिसमें एक कॉमन एक्सिस, जिसे रैचेस कहते हैं, उस पे लीफलेट्स होते हैं। और सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड लीफ होती है, जहां सारे लीफलेट्स एक ही टिप पर अटैच होते हैं, बिल्कुल एक हाथ के पाम की तरह। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, फाइलोटैक्सी, यानी स्टेम पर लीव्स का अरेंजमेंट। हाँ, ये अरेंजमेंट शैडोइंग प्रिवेंट करने के लिए होता है ताकि हर लीफ को धूप मिले। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में हर नोड से एक लीफ आती है ऑल्टरनेट साइड्स पर। एग्जाम्पल, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। और ऑपोजिट में एक नोड से 2 लीव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, जैसे कैलोट्रोपिस और गुआवा में। और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में एक नोड से 2 से ज्यादा लीव्स निकलकर एक रिंग फॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल,
एल्स्टोनिया। लीव्स के भी तो कमाल के मॉडिफिकेशंस होते हैं। पीज में क्लाइंब करने के लिए टेंड्रिल्स बन जाते हैं और कैक्टस में डिफेंस के लिए स्पाइन्स। ऑनियन और गार्लिक में तो लीव्स फ्लैशी बनकर फूड स्टोर करती हैं। पर एक प्लांट है जो मुझे हमेशा फैसिनेट करता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। मैं दोस्तों के साथ इस बारे में सोच रहा था कि अगर लीफ का काम फोटोसिंथेसिस है तो इस प्लांट में पेट्यूल को ये काम क्यों टेक ओवर करना पड़ता है। अरे इसका लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की मेन लीव्स बहुत छोटी और शॉर्ट लीव्ड होती हैं पानी बचाने के लिए। तो सर्वाइवल के लिए पेट्यूल एक्सपैंड होकर फ्लैट हो जाता है और ग्रीन बनकर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। एवोल्यूशन एट इट्स पीक। और इंसेक्टिवरस प्लांट्स को कैसे भूल सकते हैं। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, जहां लीव्स नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इंसेक्ट ट्रैप्स बन जाती हैं। बिल्कुल। अब जब प्लांट के पास अच्छा खासा फूड और एनर्जी आ गई है तो वो अपनी लाइफ के अगले फेज पर मूव करता है, द अल्टीमेट रिप्रोडक्टिव स्टेज। यहाँ शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई होकर फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाता है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ से शिफ्ट होकर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ। और स्टेम एक्सिस पर इन फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। राइट। इन्फ्लोरेसेंस दो मेन टाइप्स की होती हैं, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है और फ्लावर्स लैटरल साइड्स पर एक्रोपेटल सक्सेशन में आते हैं। इसे याद रखने के लिए दोस्तों एक रनिंग रेस की एनालॉजी यूज करते हैं। रेसिमोस एक ऐसी रेस है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। ये कंटिन्यूस ग्रो करती है और पुराने फ्लावर्स नीचे रहते हैं, नए बड्स ऊपर आते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। और दूसरी तरफ है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ मेन एक्सिस एक मैच्योर फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। इसमें बेसिपेटल ऑर्डर होता है। यानी ये एक स्प्रिंट रेस है। टॉप पर आते ही फिनिश लाइन आ गई और ग्रोथ रुक गई, नए फ्लावर्स नीचे की तरफ आते हैं। सही कहा। अब आते हैं में स्ट्रक्चरल यूनिट पर, द फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर के बेस को थैलेमस कहते हैं, जिस पर 4 वर्ल्स अरेंज्ड होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स सबसे बाहर वाला ग्रीन पार्ट है जिसमें सेपल्स होते हैं। ये बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। और उसके अंदर होता है कोरोला, जो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स से बनता है। इसका मेन काम इंसेक्ट्स को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना है। फिर आते हैं एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड्रोशियम जो मेल पार्ट है जिसमें स्टैमेंस होते हैं, और गाइनोशियम जो सेंटर में सिक्योरली प्रोटेक्टेड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बिल्कुल। इन पार्ट्स की सिमेट्री के बेसिस पर भी हम फ्लावर्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर फ्लावर किसी भी रेडियल प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, डटूरा, चिली। और अगर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही इक्वल हाफ्स में काटे तो वो जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री होती है, जैसे पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। और कुछ फ्लावर्स कंप्लीटली एसिमेट्रिक होते हैं, जहां कोई सिमेट्री नहीं होती, जैसे कैना। इसके अलावा फ्लावर ब्रैक्टेट या एब्रैक्टेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि पेडिसल के बेस पर छोटी लीफ लाइक ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। हर डिटेल इतनी फाइनली ट्यून्ड है, पर इस पूरे फ्लोरल डिस्प्ले का एंड गोल क्या है? एंड गोल है फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करना, ताकि प्लांट की लेगेसी और नेक्स्ट जनरेशन चलती रहे। सही कहा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी रैपिडली मॉडिफाई होकर फ्रूट बन जाती है और ओवरी के अंदर के ओव्यूल्स ट्रांसफॉर्म होकर सीड्स बन जाते हैं। सीड की बात करें तो मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक होता है। उसमें एक बड़ा शील्ड शेप्ड कॉटलीडॉन होता है, राइट, जिसे स्क्रूटेलम कहते हैं। हाँ, और एम्ब्रियो एक्सिस में प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं, पर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक शीट्स होती हैं। प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल होती है और रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा। ये मुझे बिल्कुल एक स्पेस सूट की तरह लगता है। प्लूम्यूल और रेडिकल इतने डेलिकेट होते हैं कि जब सीड मिट्टी से निकल रहा होता है तो उन्हें इन कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा के स्पेशल आर्मर की जरूरत होती है। बिल्कुल यही लॉजिक है। नेचर का डिजाइन सच में सर्वाइवल ओरिएंटेड और फ्लॉलेस है, और इन्हीं सब फ्लोरल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम प्लांट्स को इजीली फैमिलीज में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि सोलोनेसिया फैमिली, जिसे कॉमन भाषा में पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। हाँ, एनसीईआरटी हमें इसकी सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देता है, पर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझना सबसे जरूरी है।
सोलेनेसी फैमिली से हमें फूड मिलता है जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पटेटो। स्पाइस मिलता है जैसे चिली। और मेडिसिन्स भी, राइट? अश्वगंधा और बेलाडोने इसी फैमिली से आते हैं। एग्जैक्टली। और फ्यूमिगेटरी के लिए टोबैको और ऑर्नामेंट्स के लिए पिटूनिया भी इस फैमिली का हिस्सा हैं। ये सब एक ही फैमिली से हैं। देखो दोस्तों, रूट की एंकर से लेकर सीड की लेगेसी तक प्लांट का हर सिंगल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने और एफिशिएंटली रिप्रोड्यूस करने के हिसाब से अडेप्ट करता है। सही कहा। अगर आप इस लॉजिकल फ्लो को दिमाग में इमेजिन करके पढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजी कभी भी बोरिंग या डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बल्कि ये क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक डेफिनेटली पहुंचाएंगे। आज के सेशन को हम एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर एक ही हैबिटेट या सेम एनवायरनमेंट में दो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट रूट या लीफ मॉडिफिकेशंस क्यों शो करते हैं? इसका इवोल्यूशन और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी से क्या डीप कनेक्शन हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। अपने आंसर्स और थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हम लोग डीपली उन्हें पढ़ेंगे। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप विजुअलाइजिंग, और याद रखिए, बायोलॉजी सिर्फ बुक्स में नहीं, हमारे आसपास के नेचर में है।